अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हमने प्रीवियसली जो पढ़ा है वो ये चीज़ पढ़ी है, सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी पैथोजेनेसिस, ठीक है, और उसके बाद इसकी रेप्लिकेशन पढ़ी है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट अपने इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे कि इसने आपको प्रेजेंट कैसे करेगा, इसमें सिम्टम्स वगैरह क्या आएंगी। सबसे पहले क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या होगा कि एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, मे बी कोई सिम्टम्स आए ही ना। ठीक है, उसके अलावा इसने क्या करना है कि इसने एक्टिवेट कर देनी है आपकी इन्नेट इम्यून सिस्टम को। ठीक है, इन्नेट इम्यून सिस्टम जैसे ही आपका एक्टिवेट होगा तो उसकी वजह से प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे। ठीक है, साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आपके कौन कौन से हैं, उन्होंने लिम्फोसाइट्स वगैरह को इकट्ठा करना शुरू कर देना है, मैक्रोफेजेस वगैरह को, और इस तरह के बाकी आपके जो सारे सेल्स आते हैं क्या कहते हैं आपकी इम्यून सिस्टम के, वो इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब जब वो सारे इकट्ठे होंगे ना तो उनकी वजह से क्या होगा, उनकी वजह से 3 तरह के सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आती हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स के अंदर आपके पास फीवर, चिल्स, माइल्जिया और हेडेक होता है। ठीक है, ये 4 सिम्टम्स होती हैं। उसके बाद आती हैं आपकी रेस्पिरेटरी सिम्टम जो कि स्पेसिफिक होती हैं इस इन्फ्लुएंजा के लिए। ठीक है, उसके अंदर आपकी कफ होती है, सोर थ्रोट होती है और राइनाइटिस होती है। उसके बाद अगर ये कॉम्प्लिकेट कर जाए, इन्फ्लुएंजा की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाए, बच्चों में मेनिंजाइटिस इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है, उसकी वजह से मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, साइनोसाइटिस भी हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया, सेप्सिस, नमूनिया। ठीक है, नमूनिया जो है वो इन्फ्लुएंजा की वजह से भी हो सकता है और बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। मे बी उसको ये जब इन्फ्लुएंजा की वजह से अटैक होता है ना तो इसकी वजह से ऊपर अगर बैक्टीरियल जो है वो ऑरिस वगैरह का अटैक हो जाए, नमूनी का या पायोजिनेस का, तो उसकी वजह से भी नमूनिया हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट इसका। बच्चों पिछले वालों केसेस में हमने इतना ट्रीटमेंट को फोकस नहीं किया, लेकिन इस केस में मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बता रही हूँ। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है कि यूजुअली ये ना सेल्फ लिमिटेड होता है, इसको कोई एंटीवायरल थेरेपी रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, माइनर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह के अंदर। लेकिन इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा आप कौन कौन सी ड्रग दे सकते हैं, रेफर्ड होती हैं आपकी। एक तो न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स। ठीक है, न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स आपने फार्मा में पढ़ी होंगी, ओसेल्टामावीर और ज़नामावीर। ठीक है, ये 2 होती हैं इनमें, और ये ओरली देते हैं और ऑल एजेस में दी जा सकती हैं और मोस्टली रिकमेंडेड है। बच्चों एक्चुअली न्यूरामिनिडेज जो थी, मैंने आपको बताया कि ये रिलीज़ के अंदर रोल प्ले कर रही थी। अब अगर वायरिन बन के सेल के अंदर पड़ा हुआ है, रिलीज़ नहीं हो रहा, तो आगे इन्फेक्ट नहीं करेगा मजीद सेल्स को। जिस सेल में रेप्लिकेट किया उसी में रहेगा ना, तो आगे इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से जो है ना आगे बचत हो जाती है इसकी वजह से। तो न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स इस तरह रोल प्ले करते हैं, मोस्टली यही रिकमेंड किए जाते हैं, और इनके अंदर लेस दैन 1% रेजिस्टेंस डेवलप होती है। हिस्टाडीन जो होती है ना वो टायरोसिन में चेंज हो जाती है, ये इसकी रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद आती है M2 चैनल ब्लॉकर्स। M2 चैनल ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास 2 ड्रग्स आती हैं, मांटाडीन, रिमांटाडीन। ये अभी सिर्फ इन्फ्लुएंजा 1 के लिए स्पेसिफिक होती है, ये अब इतने रेकमेंड नहीं की जाती। ठीक है, ये इनकी जो रेकमेंडेशन है ना वो ख़त्म हो गई है, यही रेकमेंड की जाती है न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर। इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अच्छा, हु शुड बी ट्रीटेड, कौन से पेशेंट्स हैं जिनको ट्रीट करना चाहिए इस केस में। ठीक है, एक तो हॉस्पिटलाइज पेशेंट, ठीक है, और आउट पेशेंट एट हाई रिस्क, यंग चिल्ड्रन के को, एल्डरली, प्रेग्नेंट, इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट, क्रॉनिकली इल पेशेंट, इनको ट्रीट करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद लैब डायग्नोसिस में क्या क्या देखते हैं हम। सबसे पहले स्पेसिमन कौन सा लेंगे, नोज़ या थ्रोट का स्पेसिमन लेंगे। मोस्टली क्लिनिकल ग्राउंड्स पे हम इसको डायग्नोस कर लेते हैं, जो सिम्टम्स आ रहे थे उन्हीं की वजह से कर लेते हैं डायग्नोस। लेकिन अगर आपने PCR वगैरह कराना है तो आप सैंपल यहाँ से ले सकते हो, नोज़ और थ्रोट से। उसके बाद एलिसा करा सकते हैं, कॉमनली यूज टेस्ट है। उसके बाद फ्लू OIA करा सकते हैं, क्विक व्यू इन्फ्लुएंजा टेस्ट वो भी करा सकते हैं, PCR करा सकते हैं, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, आपको इनके नाम 2-3 के आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात करें तो हर साल ये चेंज होता रहता है स्ट्रेन इसका, हर साल नई से नई जो है उसमें चेंजिंग्स आ जाती हैं, नए स्ट्रेन आ जाते हैं। तो बॉडी रिस्पॉन्स क्या होता है, वो न्यूट्रलाइजेशन करती है वायरस की बाय एंटीबॉडीज़ बना लेती हैं इसके ख़िलाफ़, और टारगेट करती हैं आपकी हीमोग्लूटिनिन को या फिर न्यूरामिनिडेज को टारगेट करके एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और इसको जो है ना आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है वो मैंने आपको बताया। अच्छा, इसकी जो वैक्सीन है ना वो 2 तरह की है, ट्राईवैलेंट भी हो सकती है और क्वाड्रीवैलेंट भी हो सकती है। वैलेंसी की बेस पे अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंजा A के भी आगे स्ट्रेन है HN1 और H2N3। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा B जो है वो इन तीनों के ख़िलाफ़ अगर वैक्सीन हम दे रहे हैं तो उसको हम ट्राईवैलेंट कहते हैं, और अगर 2 स्ट्रेन हैं, A के और 2 B के हैं, तो उसको हम क्वाड्रीवैलेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात करेंगे
इनएक्टिवेटेड और लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन की। इनएक्टिवेटेड में तो समझ लें मरे हुए वायरसेस हैं ना, जिनका जो बिल्कुल ही ख़त्म हुए हुए हैं। हम उनको क्या करते हैं कि उन वायरसेस को ना इनएक्टिवेट हुए हुए होते हैं वो, और उनको ना हम एम्ब्रियोनेटेड चिकन एग के अंदर ग्रो करवाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं वायरन को, ठीक है। उसके बाद केमिकली उनको इनएक्टिवेट करते हैं बाय डिसरप्टिंग इन्वेलप विद डिटर्जेंट्स। बच्चों पहले जो होते हैं ना वो वायरस को डायरेक्टली पहले इनएक्टिवेट करके ग्रो नहीं करवाते, पहले डायरेक्टली उनको ग्रो करवाते हैं किसी मीडियम के अंदर। जब वो ग्रो हो जाते हैं, काफ़ी सारे बन जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन उनकी डेवलप हो जाती है, देन उनको एक्टिवेट किया जाता है। उनका जो इन्वेलप है ना वही तबाह कर दिया जाता है बाय डिटर्जेंट्स के ज़रिए, ठीक है। अब वो क्या होता है, उसको फिर पार्शली प्योरीफाई किया जाता है हीमोग्लूटिनिन और नेरामिनेडेज प्रोटीन्स वगैरह, और जो फिर प्योरीफाई करने के बाद जो है ना वो फिर जो एंड प्रोडक्ट होता है हमारे पास उसको इंजेक्शन में डाल के इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये इनका केस होता है। और जो लाइव अटेन्यूएटेड होती हैं वो फिर जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट के ऑफ लाइव अटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा से बनते हैं, ठीक है। और सीजनल मोस्टली जो है वो सीजनल हीमोग्लूटिनिन और नेरामिनेडेज जीन्स जो होते हैं उनके स्ट्रैंड के साथ चेंजिंग्स करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वायरस इसमें वीकेंड कर दिया जाता है, मारा नहीं जाता, इसमें वीकेंड जस्ट किया जाता है, उसमें उसका इन्वेलप ही तबाह कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद इसको कोल्ड टेम्परेचर में ग्रो करवाते हैं और इसको नेज़ल स्प्रे के तौर पे देते हैं, ठीक है। शुड नॉट बी गिवन टू इम्यूनो कॉम्पिटेंट। बच्चों इम्यूनो कॉम्पिटेंट में क्यों नहीं देना, ठीक है। अगर आपसे पूछे तो आपने कहना है क्योंकि ये लाइव अटेन्यूएटेड है, मे बी कोई बंदा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, उसके अंदर वो आप जो आप इनएक्टिवेटेड दे रहे हो ना वो उनमें रिलेटिवली सेफ़र है, क्योंकि लाइव अटेन्यूएटेड है ना, मे भी हो सकता है कि उसमें कोई एक वायरस ऐसा हो जो एक्टिवेटेड रह गया हो, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में तो फ़ौरन से वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा और फ़ौरन से इन्फेक्शन करवा सकता है। और मे बी लाइव अटेन्यूएटेड जो है वो आपकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ वाले बंदे के अंदर इम्यूनिटी तो पहले ही डेवलप नहीं हो रही, हम तो एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं ना, तो मे बी लाइव अटेन्यूएटेड ही उसमें सिम्टम्स कॉज करवाना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दो बातें और हैं इन्फ्लुएंज़ा की, शिफ्ट और ड्रिफ्ट। बच्चों ये पूछी जाती हैं तो इसलिए ये इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ड्रिफ्ट में क्या होता है कि आपको पता है कि वायरल आरएनए जो होता है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वो उसके अंदर एरर्स आ जाते हैं, ठीक है, रैंडम पॉइंट म्यूटेशंस आ जाती हैं, ठीक है। अब जब पॉइंट म्यूटेशन आती है ना तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी हीमोग्लूटिनिन और नेरामिनेडेज प्रोटीन है ना वो अब बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अगर इतनी म्यूटेशन आ गई है कि अब एंटीबॉडी किसी इन्फ्लुएंज़ा के खिलाफ आपके अंदर अगर एंटीबॉडीज़ थी, अब उन्होंने रिस्पांस करना ही छोड़ दिया है उसके खिलाफ, उस इन्फ्लुएंज़ा के स्ट्रेन के खिलाफ, तो इसका मतलब इन्फ्लुएंज़ा का स्ट्रेन टोटली चेंज हो गया और बिल्कुल नई सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंज़ा जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। उस केस को हम कहते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। इतनी म्यूटेशन आ गई है कि जो है ना वो नई बिल्कुल सब टाइप क्रिएट हो गई है, तो ये न्यू सीजनल आउटब्रेक्स और वैक्सीन वो उस केस में होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। शिफ्ट के केस में क्या होता है, ये ओनली टाइप 1 ओनली हैपन इन इन्फ्लुएंज़ा 1, इन्फ्लुएंज़ा ए में होती है, बी में नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उन्होंने कहा कि एक सेल है वो इन्फेक्टेड हुआ है आपके इन्फ्लुएंज़ा के साथ और उसके जो जीन सेगमेंट है ना जो आपके सेल के अंदर आए हैं, ठीक है, कॉपीड हुए हैं न्यू वायरल पार्टिकल बनाने के लिए। अब देखो एक सेल है, ठीक है, एक आपके रेस्पिरेटरी सेल है, दो डिफरेंट टाइप के इन्फ्लुएंज़ा के स्ट्रेन ने इन्फेक्ट कर दिया एक सेम सेल को, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों की रेप्लिकेशन हुई, ठीक है, इसके भी बने, इसके भी बने, इसके भी बने, इसके बने। तो अब क्या हुआ कि एक सेम पर्सन के अंदर दो डिफरेंट वायरस के स्ट्रेन ने इन्फेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद उनके सेगमेंट आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, ठीक है। उसकी वजह से एक नया स्ट्रेन बना है जो कि पेरेंट से डिफरेंट है, ठीक है। उस केस को हम कहते हैं रीअसॉर्टमेंट, एक्सचेंज ऑफ जीन हुआ है, तो ये एंटीजेनिक शिफ्ट होती है। ये देखो ये स्ट्रेन है कि ये स्ट्रेन है, बाद में जब इनका कॉम्बिनेशन हुआ है तो ये नया स्ट्रेन बन गया है, ठीक है। ये इस केस को हम कहते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट, ठीक है। यहाँ तक हमारा इन्फ्लुएंज़ा का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।